दीपा केसवानी के पति अंकित केसवानी की मौत होती है, जिसे एक्सीडेंट करार दिया जाता है। पुलिस को लगता है कि दीपा झूठ बोल रही है और दरअसल ये एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। सच क्या है? आज के एपिसोड में हम देखेंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। आप क्यों आए हैं आप यहाँ? वक्त आ गया है पर्दा गिराने का। आप लोग इतने जालिम क्यों हैं? किसी इंसान को शांति से शोक तक मनाने नहीं देते। मैंने अपना पति खोया है। खोना क्या होता है जानते हैं आप? जानते हैं हम। खोना जानते हैं, पाना जानते हैं, और किसी को जानबूझकर दूर भेजना भी जानते हैं, इतनी दूर कि वो वापस लौटकर आ ही ना पाए। देखिए मिसेस केसवानी, जब एक जुर्म होता है ना, तो मुजरिम के जो करीबी होते हैं वो एक झूठ छिपाने के लिए लाख झूठ बोलने को तैयार होते हैं और बोल भी देते हैं। मगर अजनबियों पे दोस्ती का ऐसा कोई बोझ नहीं होता, वो हमेशा सच बोलते हैं। सर जी, वो कॉलेज में होता है ना, पढ़ाई के बाद और पढ़ाई, पीएचडी वेचडी। अपनी तो विरार में ऑटो रिक्शा वालों पर पीएचडी हो गई। पास हुआ? फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऑटो वाले की यूनियन, उसका अड्डा, ऑटो वाले की चौलें, सब छान मारा, तब जाकर आपका आदमी हाथ लगा है। नाम है कैलाश पाटिल। कहाँ मिलेगा? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है सर जी, आपके लिए लेकर आया हूँ। यहीं मेरे बगल में खड़ा है। मुझे वो मेरे बगल में चाहिए, या थाने में? अभी के अभी। 5 जून की रात को तुम अपनी ऑटो में एक घायल आदमी को पुष्कर क्लिनिक ले गए थे। हाँ साहब, एक मैडम थी और उसके साथ दूसरा वो साहब था, और एक आदमी बेहोश पड़ा था साहब। वो मैडम जो थी उस घायल आदमी की पत्नी थी। उसका कहना है कि उसका पति घर पर फिसल कर गिर गया, उसके सर पर चोट आई, वो मर गया। हमारा सोचना है वो झूठ बोल रहा है, ये मर्डर केस है। साहब बच्चे की कसम खा के कह रहे साहब, मेरा इसमें कुछ नहीं था साहब। मैंने तो उस आदमी को बस डॉक्टर के पास छोड़ा था साहब, मदद की थी साहब। वो जो मैडम थी और उनका दोस्त था, उन दोनों के बीच में बातें क्या हो रही थी? वो बात नहीं, आपस में जबरदस्त झगड़ा कर रहे थे साहब। किस बात पर? ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन वो मैडम मतलब सटक गई थी उसकी उस आदमी पर। झगड़े का मुद्दा तो समझ में नहीं आया साहब, लेकिन ये बात साफ है कि उस घर में कुछ तो लफड़ा था साहब। उस रिक्शे वाले का ना तो कोई स्वार्थ है, ना फायदा, ना मतलब, इसलिए उसके झूठ बोलने का 0 चांस है। मिसेस दीपा केसवानी, ये सब किया कराया आपका है, और ये सारा अरेंजमेंट आप ही के घर हुआ था। उस ऑटो वाले ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया? किस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं आप? उस अरेंजमेंट का नाम है बलदेव आहूजा। ताज्जुब हो रहा है ना आपको? इतना बड़ा राज हमें कैसे पता चल गया? मगर यह भी एक राज है जो मुजरिम को जेल जाकर समझ में आता है। जी हाँ मैडम, जेल आपका इंतजार कर रहा है, वहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए मिसेस केसवानी, बैठिए। वैसे मिस्टर बलदेव आहूजा हमारे दूसरे मेहमान खाने में है, अच्छी खासी खातिरदारी की जा रही है उनकी। बैठिए। एक राज की बात खोलूं आप दोनों से। वैसे इस केस की सारी कड़ियां हमने तकरीबन पहले ही जोड़ ली थी, बस एक कड़ी बाकी थी आपकी। थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि आप शुरुआत से ही अबला होने की एक्टिंग कर रही थी, मासूम बनने के दावे कर रही थी। मगर सच ये है मिसेस केसवानी कि हमने आपके हर दावे पर गिरे पर्दे को ना सिर्फ उठाया है, बल्कि उसके चिथड़े उड़ा दिए हैं। सूरज के कबूलनामे के बलबूते पर पुलिस इस केस के छुपे हुए खिलाड़ी बलदेव आहूजा तक पहुंच गई थी। आखिर में दीपा केसवानी को भी घेर लिया गया और सच सामने आया। अंकित केसवानी की मौत एक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी एक कत्ल था, एक अटैक हुआ था, एक साजिश हुई थी। बलदेव, रात को दूध वाला बैग दरवाजे पर लटकाना मत भूलिएगा। तुम सुबह से 3 बार बोल चुकी हो, मैं चाहूंगी ना तो भी नहीं भुला पाऊंगा। दूध उबाल कर ही फ्रिज में रखना। ओ यार पम्मी, तुम 10 दिन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ पे जा रही हो और लेक्चर मेरे को ऐसे दे रही हो जैसे पता नहीं बॉर्डर पे कोई जंग लड़ने जा रही हो। मायके जाके कहीं मेरे को भूल मत जाना। भूल जाती हो तुम, फोन भी नहीं करती हो। ऐश तो तेरी है भाई बलदेव।
हाँ मेरी भी ऐश है। वैसे ये बता भाभी गई कहाँ है? हाँ भाई 10 दिन के लिए मायके गई हुई है। भाई मैं तो ये 10 दिन पूरे मजे करने वाला हूँ। हाँ वो तो तेरा फोन आया था तभी पता लग गया था मुझे। अच्छा यार भाई एक काम है, कोई है क्या आइटम? क्या बोल रहा है बे? समझा कर यार, कोई अच्छी सी कॉल गर्ल एस्कॉर्ट टाइप। यार देख मेरे को कोई होटल वोटल में तो जाना नहीं है, तो कोई दिला देना यार, मतलब जो घर पे आके तेरे भाई को 5 स्टार ट्रीटमेंट दे दे। ओए बलदेव, तूने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है? मेरा वो मतलब थोड़े था मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि तूने कभी अपने घर पे बुलवाया होगा या तेरे किसी फ्रेंड ने, तो कोई तो कांटेक्ट नंबर शंबर होगा ना यार। कितनी अजीब बात है ना। तुम्हारा पति अंकित तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सूरज से रिक्वेस्ट करता है, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, उसे समझाओ जरा, वो गैर मर्दों के साथ न जाए। और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सूरज क्या करता है? अंकित की मदद करने के बजाय वो तुम्हारी मदद करता है नए कस्टमर्स ढूंढने के लिए। मतलब भरोसा, इंसानियत, जुबान, इन सब चीजों की कोई अहमियत ही मेरी दुनिया में। क्यों सूरज? ए दीपा, बलदेव मेरा दोस्त है यार, स्पेशल फ्रेंड है। लेकिन तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं होगा सूरज। उसको बता देना फुल कैश एडवांस में। पैसे की टेंशन मत ले, एकदम मालदार पार्टी है। एक्चुअली उसकी वाइफ गई हुई है कुछ दिन के लिए घर से बाहर, तो बलदेव साहब थोड़ी सी ऐश करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका नंबर मुझे एसएमएस कर दो। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड को कब और कितनी मस्ती मारनी है। यस डार्लिंग, व्हेन यू कम आई रेडी एनी टाइम। आज रात फ्री हूँ, लेकिन पूरा एडवांस रहेगा। सूरज ने बताया तो होगा ना। अरे एडवांस की क्या बात कर रही हो डार्लिंग, तू बस आज रात मेरे को खुश कर दे, तेरे को 10 दिन का एडवांस आज ही दे दूंगा। ओके बेबी। अंकित, मैं आज रात को अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली उसकी थोड़ी क्राइसिस चल रही है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाऊँगी। ओके? The number you have called is currently not reachable. नहीं आई मतलब? नहीं यार कोई इशू होगा, वैसे बहुत प्रोफेशनल लड़की हो। अबे काहे की प्रोफेशनल पे 9:30 बजे आने वाली थी, 11:30 बजने वाले हैं। अरे यार मैं ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहा हूँ और मैडम ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। देख यार बलदेव, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम लोगों को मिलवाया, तुम लोगों की बात हुई, अब तुम लोगों के बीच में जो कुछ भी है प्लीज़ यार बलदेव उसमें मुझे इन्वॉल्व मत कर। तो अब सारी रात अकेले कैसे घसीटूं? अब बुखार कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बॉडी पेन बहुत है। 3 पेन किलर्स ले चुकी हूँ। तुम आज रात आराम करो ना, आज कहीं मत जाओ। मैं भी यही सोच रही थी। हेलो दीपा, क्या बकवास है ये? सॉरी बलदेव, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। अरे यार एक फ़ोन तक नहीं किया तुमने, मैं 2 दिन से वेट किए जा रहा हूँ। तो क्या करूँ? ऐसे आऊँ? क्या एंजॉय करोगे तुम? मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी, फिर आती हूँ। अरे यार साले तेरे को भी आज ही खराब होना था। नहीं चलते। आराम से खाओ।
तुम मत उठो, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम खाना खाओ, खाना मत छोड़ो, मैं देखती हूँ। हेलो। दीपा। कौन? दीपा, बलदेव बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बलदेव, बोलो। तू आने वाली थी ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकती। हद है यार, रोज सेम बहाना। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मेरी तबीयत सच में खराब है, मैं अभी नहीं आ सकती। भी मारा है तो साली किसी ने 4 पैसे ज्यादा दे दिए होंगे, बस तू चली गई उसके साथ। देख, उसको छोड़ के अभी के अभी मेरे घर पे आ जा। जितने पैसे तेरे को वो दे रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मैं दूंगा तेरे को साली। एक और बार तुमने बदतमीजी से बात की ना। ओके, सॉरी डार्लिंग, प्लीज मान जाओ, आ जाओ। टैक्सी भेजूं? तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। नहीं का मतलब नहीं। साली तो कोड़ी। अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? कौन है? वो अंकित, पता नहीं, कोई फोन पे बस गाली दिया जा रहा है। साली 2 कौड़ी की धंधे वाली। तेरे को पता है मैं कौन हूँ? तेरे को पता है जितने तेरे कस्टमर है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे पुलिस रिकॉर्ड है। साली एक चुटकी में तेरे को तेरे घर से उठा लूंगा, एक चुटकी में। हाँ, आजा। एड्रेस है या SMS करूं? कौन है बे? अरे मैं जो भी हूं, तू पहले बता तू कौन है? बड़ा उठवाएगा नाम है। चल बोल, कहाँ मिलना है? सामने आ, चल। औकात में रह तू, अपने बाप से बात कर रहे तू। अरे सामने तो आ, जो भी है तू, और तू अपनी औकात में रहे। सुन, अगर दांत तोड़ के हाथ में नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी अंकित नहीं। ओ अंकित फंकित जो भी तेरा नाम है, हंसा मत मुझे और चुप करके दीपा से बात करवा। सुन, अगर दोबारा यहाँ पे फोन किया ना, तो ढूंढ कर वहीं गाड़ दूंगा जिंदा। कोई कुत्ता भी नहीं सूंघेगा तेरी कब्र। अबे तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप फोन दीपा को दे दे। अब अंकल को सच में गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे मालूम है गुस्से को कहाँ घुसेड़ना है। अरे सामने तो आजा। गुस्सा तो दूर, रोना तक नहीं आएगा। कुछ अंदर नहीं जाएगा और कुछ बाहर भी नहीं आएगा। चल हट। मैं नहीं जानती कौन था। पर उसको मालूम है अब मैं कौन हूं। चलो डिनर खत्म करते हैं। अबे क्या हो गया बलदेव? एड्रेस दे साली का, एड्रेस दे। अरे भाई बलदेव, थोड़ा शांत रहे यार। जब उसने बोला है कि वो बीमार है तो बीमारी होगी ना। तू उसके दल्ले की तरह बात क्यों कर रहा है बे? देख मेरी हट गई है, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तू मुझे पागल समझ रहा है? तू इतना गुस्से में है और मैं तुझे उसका एड्रेस दे दूं? ठीक है, तू एड्रेस मत दे उसका। मेरे पास तेरा एड्रेस है, मेरे साथ मेरा एक आदमी है, हम तेरे पास आएंगे, तेरी साले हड्डी तोड़ेंगे, साले तेरे को फोड़ देंगे। उसके बाद मेरे तू एड्रेस तो क्या, तू उसके घर छोड़ के आएगा मेरे को साले। अपने दोस्त को धमकी दे रहा है बे? तुझे पता है ना, जब मेरी सड़क जाती है मैं कुछ नहीं देखता। तेरे को पता है ना, पहले भी मैं 2 हाफ मर्डर के लिए अंदर जा चुका हूं। हाँ जानता हूँ। तो फिर क्या चाहता है? तेरे हाफ मर्डर के लिए भी अंदर चला जाऊं मैं? एड्रेस दे रहा है या मैं तेरे घर पे लेने आऊं? रॉड लिया सीट के नीचे। चल विरार निकाल। एक काम करना है उल्टू, पता नहीं हाफ या क्वार्टर तो पक्का है, साला अपने पैर पे नहीं चलना चाहिए। निकाल। हेलो दीपा, तेरा बलदेव से कोई झगड़ा हुआ क्या? सूरज, वो तुम्हारा दोस्त ना एकदम घटिया है, 3rd क्लास सड़क छाप। उसको समझ में नहीं आता कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती। फोन पे फोन किए जा रहे हैं। दीपा, उसने मुझे धमका कर ना तेरा एड्रेस ले लिया। सूरज, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने उसको मेरा एड्रेस दे दिया? यार मैं क्या करता, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था वो। और तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम मेरा एड्रेस कैसे दे सकते हो उसे? तुम्हें पता है अंकित घर पे है और उसकी लड़ाई अभी अंकित से हुई है। मैंने कहा था कोई रॉन्ग नंबर है। मैं डर गया था यार। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम नहीं जानते, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तू देख लेना यार, हैंडल कर दे। कौन है तू? तू ही था ना बे जो फोन पे धर्मेंद्र बन रहा था? मुझे सामने आने के लिए बोला था ना? ले तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है। बलदेव प्लीज बोल। 70% सच हमें सूरज ने बताया, बाकी बलदेव आहूजा ने। तो मिसेस दीपा अंकित केसवानी, सच यही है, अटैक हुआ, मर्डर हुआ,
और आपने हमसे सब कुछ छुपाया। मैं नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं क्या करती हूँ। आप जो करती हैं उसने आपके पति की जिंदगी छीन ली। मैंने अंकित की जान बचाने की कोशिश की थी, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। जब हम कुछ गलत करते हैं हम कई चीजों के बारे में नहीं सोचते, मगर वो होती जरूर है। अब देखो, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है अंकित को ये पता था मैं इन्वॉल्व हूं। यकीन नहीं होता? अपने दोस्त सूरज से पूछ लीजिए। क्यों सूरज, सच कह रहा हूं ना। अंकित ने सूरज के साथ सब कुछ शेयर किया था। इनफैक्ट वो सूरज की मदद ले रहा था तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने के लिए। वो तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हारा ये दोस्त, ये गुड फ्रेंड तुम्हें उस दलदल में पूरी तरह डुबोने पर तुला हुआ था। मेरी समझ में नहीं आता है कि अंकित ने तुम दोनों पे विश्वास कैसे किया। एक बात कहूं, मैं सालों से जानती थी कि तुम अलग अलग मर्दों के साथ घूमती हो। सोचा तुम्हारी फितरत होगी, क्या अच्छा क्या बुरा, तुम बस ऐसे ही हो। पर ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम पैसों के लिए अपना जिस्म बेचोगी। मम्मी प्लीज, मैं पहले ही बहुत जलील हो चुकी हूँ, मेहरबानी करके तुम मत शुरू हो जाओ। मैं भी कम जलील नहीं हुई हूँ बेटा। एक बात याद रखना, बच्चे या माँ बाप जो कुछ भी करते हैं उसका असर एक दूसरे पर होता है। तुम्हारी गलती से आज एक मासूम की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक ऐसा मासूम जो तुमसे बेहद प्यार करता था, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए तुमसे बेहद प्यार करता। वो सब गलती से हुआ, एक एक्सीडेंट था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और अंकित के साथ ऐसा हो ये तो मैंने कभी नहीं चाहा। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अंकित पर हुए हमले में बलदेव का साथी मुकेश अब भी फरार है। वो एक हिस्ट्री शीटर है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। दीपा, सूरज और बलदेव को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और पुलिस को गलत जानकारी देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। दीपा अपनी जिंदगी किस तरह से जीना चाहती थी उस पर हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उसके लाइफस्टाइल की वजह से ही यह हादसा हुआ जिसमें उसका पति अंकित केसवानी मारा गया। अंकित पर हमला सोच समझकर किया गया था। मकसद भले ही कत्ल का नहीं था, लेकिन हमलावर अंकित को सबक सिखाने आए थे और उनके हाथों एक हत्या हो गई। क्या यह मौत अवॉइड की जा सकती थी? एक तरफ दीपा को डर था कि अगर अंकित को उसके व्यवसाय के बारे में पता चल गया तो उसकी शादी टूट सकती है। इसलिए जब फोन पर बलदेव से झगड़ा हो रहा था तब उसने अंकित से झूठ कहा और कॉलर की आइडेंटिटी को गुप्त रखा। दूसरी तरफ था सूरज कटारा, जो जानता था कि अंकित दीपा की हरकतों से काफी हद तक डिस्टर्ब्ड है, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय उल्टा वो दीपा को नए नए क्लाइंट्स दिलवा रहा था। क्या इस तरह के झूठ से, पीठ पीछे इस तरह की बेईमानियों से कभी किसी का भला हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दीपा अपने देह व्यापार की सच्चाई को अपने परिवार वालों से, समाज से छुपा कर रखना चाहती थी। इसलिए वो एक हादसे को छुपा रही थी, एक कत्ल को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जुर्म छुपाए नहीं छुपता। जितना छुपाने की कोशिश करो उतना ही ज्यादा उभर कर सामने आ जाता है। पुलिस को इस केस की शुरुआत में ही दाल में कुछ काला नजर आ गया था और उन्होंने दाल के गलने तक इसका पीछा नहीं छोड़ा। इस केस को अंजाम तक ले जाया गया। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि अगर सच बोलो तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन एक झूठ बोलने से काफी लंबे अरसे तक कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी झूठ पकड़ा ही जाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।